हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ की। और ये समान अध्ययन आपकी क्लास है दोस्तों, जिसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। काफ़ी महत्वपूर्ण है और बीपीएससी हेडमास्टर जो आपकी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। नियमावली इसका आ चुका है, ओपन बहाली होने वाला है। तो इसमें बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम होगा। तो इसका सामान्य अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपका टेस्ट है। टेस्ट ये है आपका टेस्ट नंबर आपका 9वां टेस्ट है। इसके पहले 8 टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। नहीं देखें तो आप जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। और 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग आ जाइए जल्दी से। 9 बजे से आपकी डेली क्लास होती है। ये नंबर 7857824310 जहां से आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। अभी मात्र इसमें जुड़ने का 399 चार्ज है दोस्तों। तो इस नंबर पे आपको पे करके व्हाट्सएप करना होगा, वहाँ से आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए आज का पहला सवाल आ जाइए सभी लोग, देखते हैं क्या है आज का पहला सवाल। सभी लोग आ गए हैं? चलिए, थोड़ा सा खांसी भी है आज। पहला सवाल है कि इनमें से किसे एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? एस्थेनोस्फीयर के नाम से किसे जाना जाता है बताइएगा। कोर का ऊपरी भाग, मेंटल का निचला भाग, मेंटल के ऊपरी भाग या क्रस्ट का ऊपरी भाग? देखिए, ज्योग्राफी का प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर एस्थेनोस्फीयर के नाम से किसे जानते हैं। हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी ये मुख्यतः 3 लेयर से बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, सबसे ऊपर वाले को क्रस्ट कहा जाता है, उसके बाद वाले को मेंटल और सबसे अंतिम वाले को कोर कहा जाता है। तो एस्थेनोस्फीयर किसको कहते हैं बताइएगा। पहला का आंसर क्या होगा? सभी लोग आ जाइए, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा जितने लोग आ गए हैं। पहला का आंसर होगा आपका आंसर नंबर, मेंटल के ऊपरी भाग को कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, अभी आपको क्या बताया कि हमारी जो पृथ्वी है ये मुख्यतः 3 लेयर से बना हुआ है। सबसे ऊपर वाले को कहते हैं क्रस्ट और उसके बाद वाले को मेंटल कहते हैं। तो मेंटल का जो ये ऊपरी वाला हिस्सा है ना, इसी को कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, ध्यान रखना है। और सबसे जो अंतिम वाला जो भाग है इसको कोर कहा जाता है। ठीक है, कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये क्रम भी आप ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर होता है। दूसरा प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर जो है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर होता है। देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल ये आ रहा था कि सर इसमें जो उम्र दिया गया है वैकेंसी में वो 21 साल मिनिमम उम्र है और मैक्सिमम जो जनरल का है वो 37 साल है ना, जनरल का। और ओबीसी का जो है वो आपको 40 होगा और एससी एसटी का 42 होगा। तो हमारा उम्र हो गया है 45 और हम टीचर हैं, क्या हम भर सकते हैं? देखिए, जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियर रहेगा आपका कि शिक्षक जो भी हैं वो भर सकते हैं, दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है ना। जो भी टीचर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा समस्या आपको नहीं होगी, है ना। तो आपको घबराना नहीं है, तैयारी आप करते रहिए। 10 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जितना जल्दी हो सके ग्रुप में जुड़ जाइए, मात्र 399 चार्ज है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अभी घबराना नहीं है, आराम से तैयारी कीजिए। आराम से आपको फॉर्म भरने को मिलेगा, जो भी टीचर हैं सभी को फॉर्म भरने को मिलेगा, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर देना है। दूसरा सवाल, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम? क्या होगा दोस्तों दूसरा का आंसर? दूसरा का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। दूसरा का आंसर हो जाएगा, जो ट्रांजिस्टर है ना ये द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। ट्रांजिस्टर जो है वो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर में आता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, सभी लोग अपना अपना कमेंट करते चलना है। 9 बजे से डेली आपकी टेस्ट होती है, रात में 9 बजे से। तो सभी लोग 9 बजे से तैयार रहना है जितने लोग हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तीसरा प्रश्न है कि तिलैया बांध किस नदी पर है? नाम सुने होंगे आप लोग, तिलैया बांध।
बराकर नदी पर है, दामोदर पर है, फल्गु पर है या फिर अजय नदी पर है? क्या होगा? तिलैया बांध जो है दोस्तों ये है आपको बराकर नदी पर, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी ए टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। देखिए दामोदर नदी के बारे में आप लोग जानते होंगे, बंगाल का सो की सो कहा जाता है दामोदर नदी को, है ना। और दामोदर नदी कहाँ से उद्गम होती है दोस्तों? तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड से ये निकलती है, उद्गम होती है, ठीक है। और दामोदर नदी पर ही भारत की पहली जो आपका बहुउद्देशीय परियोजना है ना, दामोदर वैली कारपोरेशन, वो बनाया गया था आपको किस नदी पर? दामोदर नदी पर ही। कब बनाया गया था? तो 1948 में बनाया गया था आपको डीवीसी पर, ठीक है, याद रखना है। दामोदर नदी पर ये आपको बनाया गया था। फल्गु नदी, यही फल्गु नदी जो है ना, गया में जो फल्गु नदी है, इसी नदी के किनारे आपको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वो 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? वो कौन सी झील है ना, झील जो 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। कोलेरू और पुलिकट, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइएगा। 4 का आंसर क्या होगा? कौन सी जो झील है जो 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है दोस्तों, है ना। सीमा साझा करने वाला जो झील है वो हो जाएगा आपको पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पड़ता है? जल्दी से कमेंट करिएगा। आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखना है। लोनार झील महाराष्ट्र। ये लोनार झील जो है ना दोस्तों, ये कैसे बनी है? लोनार झील का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी क्रिया की वजह से, ठीक है। जब ज्वालामुखी जब फटता है ना, तो ज्वालामुखी फटने के बाद क्या होता है, इसका जो मुख होता है, ये ऊपर वाला जो भाग होता है, इसमें जब ये ज्वालामुखी फटने के बाद जब ये शांत होता है और जब ये सूख जाता है, तो इसका ये भाग में जब वर्षा का पानी भरता है तो ये झील बन जाता है। और ये जो झील है वही लोनार झील है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोनार झील जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये किस प्रकार बना है? तो ये बना है आपको ज्वालामुखी क्रिया की वजह से। दूसरा नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा चिल्का झील। चिल्का है आपको उड़ीसा में, है ना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, याद रखिएगा, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है आपको 5 नंबर की पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। कहाँ स्थित है पीर पंजाल श्रेणी? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम? आज गला थोड़ा सा खराब है। पीर पंजाल श्रेणी जो है ये कहाँ पर स्थित है? पीर पंजाल जो श्रेणी है ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, पीर पंजाल श्रेणी। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश जो है वो भूभाग आवेष्टित देश नहीं है? देखिए यहाँ भू आवेष्टित लिखना चाहिए, भूभाग लिख दिया है, कोई बात नहीं है। भू आवेष्टित देश नहीं है। सर्बिया, मोल्डोवा, रवांडा या ब्राज़ील? भू आवेष्टित का मतलब क्या होता है? वैसा देश जो क्या हो, चारों तरफ से भू से घिरा हुआ हो, है ना, जमीन से घिरा हुआ हो। बहुत सारे देश हैं जो जमीन से घिरा हुआ है, जैसे नेपाल। नेपाल को क्या समुद्र प्राप्त है? नहीं, नेपाल जमीन से घिरा हुआ देश है कि नहीं? तो वो भू आवेष्टित देश आएगा। यहाँ नहीं पूछ रहा था, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा? 6 का आंसर क्या होगा? तो 6 का आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील भू आवेष्टित नहीं है दोस्तों, क्योंकि ब्राज़ील को आपको अटलांटिक महासागर सटा हुआ है। देखे होंगे आप ब्राज़ील कहाँ पड़ता है? तो ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में देश में आपको ये आता है ब्राज़ील। और बाकी ये जो देश दिख रहा है ये सभी भू आवेष्टित है, चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है आपको 7 नंबर। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, है ना। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? देखिए अगर मानचित्र के द्वारा मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ इंडिया का मैप, है ना। रफली मैं ड्रॉ करने को प्रयास करता हूँ, आप लोग भी ड्रॉ करिएगा। ये देखिए भारत का मानचित्र बन गया। शॉर्ट में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भारत है कि नहीं? तो अब बताइए कि इसमें चीन तो ऊपर है ना, चीन यहाँ पर है ऊपर में, तो चीन से कौन कौन राज्य लग रहा है? क्या होगा 7 का आंसर?
एक तो यहाँ पर देखिए राज्य पूछ रहा है और केंद्र शासित प्रदेश भी लगता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा ये वाला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये हो जाएगा आपको सिक्किम, सिक्किम के बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कितना हुआ, ध्यान रखिएगा। और एक यहाँ पर है आपको हिमाचल प्रदेश, यानी कि ये 5 राज्य से सीमा बनाती है। अगर राज्य की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 राज्य हो जाएगा और आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपको पुराना है, तो पहले तो आपका जो ये जम्मू कश्मीर था, है ना, जो जम्मू कश्मीर था ये अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लेकिन पहले क्या था, पहले ये राज्य था आपका, ठीक है। अब ये 2 भागों में बट गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश से भी सीमा बन रहा है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा, यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में, लेकिन ऑप्शन में इस अनुसार से नहीं दिया गया है, ऑप्शन में ये पुराना के अनुसार दिया है, तो यहाँ पर बी आप चल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल यही होगा, 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। यहाँ पर चीन से पूछ रहा है, कभी आपको नेपाल से पूछ देगा, कभी पाकिस्तान से पूछेगा, कभी भूटान से पूछेगा। मैं कई बार आपको रिवीजन करवाते रहता हूँ। चलिए मैं आगे चलता हूँ। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, पुनासा जलप्रपात। 8 का आंसर क्या होगा, पुनासा जलप्रपात जो है ये किस राज्य में है, बताइएगा। पुनासा जलप्रपात बिहार, कर्नाटक, राजस्थान या मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश, है ना। पुनासा जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था, माल्थस ने, जेबी सेन है, रॉडन ने या फिर मिलर ने। 9 का आपका आंसर हो जाएगा, रॉडन ने दिया था, ठीक है। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत रॉडन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर है 10 कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में, है ना। तो ग्रामीण बैंक जो है इसकी स्थापना जो है वो किस समिति के सिफारिश पर हुई थी। शिवरामन समिति, गोस्वामी समिति, महाजन समिति या भंडारी समिति। क्या होगा 10 का, तो 10 का आंसर हो जाएगा भंडारी समिति। आप लोग बताइएगा कि ये जो ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी। मैंने कई बार आपको वीडियो में बता चुका हूँ, कमेंट करके बताइएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है, अगला प्रश्न है, किस अखबार का संपादन करते थे, बताइए। बाल गंगाधर जो तिलक थे वो किस अखबार का संपादन करते थे। केसरी, प्रताप, बंगाली या इंडिया मिरर। क्या होगा 11 का, 11 का आंसर हो जाएगा केसरी दोस्तों। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आया है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो केसरी अखबार जो थे इसका संपादन करते थे। लाल बालपाल, ये तीनों गरम दल के थे, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है 12 नंबर की तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक कौन थे। दादा भाई नौरोजी, देवेंद्र नाथ ठाकुर, आचार्य केशव चंद्र सेन, उमेश चंद्र बनर्जी। क्या होगा तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक, तो इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर, है ना, ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र नाथ ठाकुर हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक। नेक्स्ट सवाल है आपको 13 नंबर। 13 नंबर है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी का वस्त्र जो था उसको अनिवार्य कर दिया गया।
कि आपको खादी वस्त्र ही पहनना है। तो 13 का आंसर क्या होगा? तो 13 का आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, है ना। गुवाहाटी जो हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का, उसमें यह अनिवार्य कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? बहुत बढ़िया सवाल है ना। प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? 1950, 51, 55 और 57। ये विधेयक जो लाया गया था इसमें क्या संशोधन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 14 का आंसर हो जाएगा आपका 1951 में लाया गया था, है ना। 1951 में ये आपको बिल लाया गया था, प्रथम संशोधन लाया गया था। और इसमें भूमि सुधार कानून इसमें जोड़ा गया था, अनुसूची 9, है ना। जब मूल संविधान में हमारे अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 अनुसूची। वर्तमान में कितने अनुसूची हैं? 9 अनुसूची हैं, ठीक है। तो वर्तमान में 12 अनुसूची है ना। जो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ये प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसी समय इसको आपको जोड़ा गया था, ठीक है। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके लेखक कौन है? आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, बी.डी. सावरकर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो लेखक है, इनके जो लेखक हैं वो है बी.डी. सावरकर, है ना। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के जो लेखक हैं वो हैं आपको दोस्तों बी.डी. सावरकर जी। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल वनावली किस राज्य में है? बताइएगा। वनावली जो है ये किस राज्य में है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो वनावली है ये किस राज्य में है? 16 का आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन दिया गया है गुजरात, हरियाणा, पंजाब या सिंध प्रांत। आंसर हो जाएगा आपको हरियाणा, है ना। ऑप्शन नंबर बी। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था दोस्तों? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बीपीएससी में ये जितने भी सवाल है ना, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। और बीपीएससी प्रीवियस आपको कराना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम लेगी बीपीएससी, है ना। बीपीएससी के द्वारा ही आपकी एग्ज़ाम होगी, और इसी वजह से आपको बीपीएससी का पैटर्न ही लेकर के आपको चलना पड़ेगा। आग का आविष्कार जो हुआ था वो किस काल में किया गया था, ये बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आग जो हुआ था पूरा पाषाण काल। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल, ठीक है। 17 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार का स्थित है? छोटा नागपुर पठार पर स्थित आपको पूछ रहा है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है दोस्तों? देखिए, छोटा नागपुर का जो पठार है ना, ये 2-3 राज्यों में फैला हुआ है। मुख्य रूप से ये झारखंड में है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी है, कुछ भाग इसका उड़ीसा में भी है। तो वो कौन सा औद्योगिक कस्बा है जो छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है ना? तो भिलाई है, रांची है, आसनसोल है, दुर्गापुर है। तो वो हो जाएगा आपको रांची। रांची औद्योगिक जो शहर है ना, ये छोटा नागपुर पठार पर ही बसा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? बताइएगा। सोना का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? 19 का क्या होगा? कुषाण, हिंदू यूनान या पल्लव या शक? सबसे पहले सोना किसके द्वारा चलाया गया था? क्या होगा? तो सबसे पहले हिंद यूनान के द्वारा चलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का कौन चलाया था दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है आपको 20 नंबर। 20 नंबर है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? देखिए, पंचवर्षीय योजना तो समाप्त कर दिया गया है, लेकिन उससे संबंधित क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना ये बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? 5वीं में, 6ठी में, 10वीं में, 11वीं में?
तो ये हुआ था आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 21 नंबर। कह रहा है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य कौन नहीं है? खाद्यान्नों का निर्यात करना, खाद्यान्नों का वितरण करना, खाद्यान्नों की खरीद करना या खाद्यान्नों का रखरखाव। कौन सा उद्देश्य नहीं है ये आपको बताना है। तो खाद्यान्नों का वितरण करना ये उद्देश्य है हमारा, खाद्यान्नों की खरीद करना ये भी है, इसका रखरखाव भी हमारा उद्देश्य है, खाद्यान्नों का निर्यात करना ये उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? बताइएगा 22 नंबर प्रश्न, ब्रह्मसूत्र पुस्तक जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? वारकरी, परमार्थ, राम भक्त या श्री वैष्णव, क्या होगा? तो ये जो पुस्तक है ये श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखिए आपकी वर्ड्स 23 नंबर आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थाई सेना का नींव रखा गया? बताइए दोस्तों, किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थाई सेना का नींव रखा गया था, है ना। किसके द्वारा ये काम किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। पूरा गला आवाज़ नहीं निकल रहा है ना, आवाज़ भी थोड़ा भारी हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है। 23 का आंसर हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी, और ये था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही सेना को नगद वेतन देने के लिए और अस्थाई सेना रखने का इन्होंने शुरुआत किया था, आपका अलाउद्दीन खिलजी। आप फिल्म देखे होंगे ना पद्मावत, उसमें यही था आपका, है ना। 24 नंबर प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, इसमें उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे ये बताइएगा आप। 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर हो जाएगा जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही। वीडियो को देखिए आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग हैं, जितने लोग, आप सभी के लिए मेहनत किया जा रहा है डेली 9 बजे से। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा इसको किया गया था? 25 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर चार्टर अधिनियम, वो था 1853। ठीक है, 1853 में कौन थे? डलहौजी। अगला प्रश्न है आपको 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13, आयात उपबंध भाग 18। तो कौन इसमें सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए जो आपको डी है आयात नहीं है दोस्तों, ये आपात होगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आपातकाल जो है ये भाग 18 में है, याद रखना है। आपात 3 प्रकार के आपात हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है ना। क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जो भाग 13 है ये गलत है। बाकी ये पंचायत जो है ये भाग 9 में आता है, आपका संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, और आपात उपबंध जो है ये आपात है, तो आपात उपबंध आता है भाग 18 में। और भाग 20 में क्या है? संविधान में संशोधन। ठीक है, 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था है, 352, 356 और 360। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में आपका वित्तीय आपात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 27 नंबर।
कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, प्रस्तावना आप देखे होंगे ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना। तो उस प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समान, समता और बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो आदर्श ये वाक्य है, ये कहां से लिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। जापान से, जर्मनी से, ब्रिटेन से या फ्रांस से? तो ये जो बातें ली गई है दोस्तों, ये आपको फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, समानता कहिए या समता कहिए, दोनों एक ही चीज है, और बंधुत्व, है ना। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो दिया गया है ये वाक्य, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपको 28 नंबर। 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट होती है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि डेली आपको 9 बजे नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता जो है, यानी कि समता या समानता, ये किस अनुच्छेद में है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और इसी को हवाला देते हुए जो बिहार में है डोमिसाइल नीति को लागू नहीं किया गया, है ना, तो वो है अनुच्छेद नंबर 16। ठीक है, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बातें कही गई है, याद रखिएगा, है ना। अनुच्छेद जो 14 से लेकर के 18 तक है, क्या है? क्षमता या समानता का अधिकार। तो 16 में क्या कहा गया है? अवसर की समानता, यानी कि जितने भी लोग हैं वो सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29 नंबर। 29 है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? वो किस संशोधन के द्वारा ये कार्य किया गया, है ना, कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। क्योंकि जो हमारा मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख प्रधानमंत्री है ना, वो वास्तविक कार्यपालिका हैं, नाम मात्र के तो हमारे राष्ट्रपति हैं, है ना। तो ये जो किया गया था, ये कौन से संविधान संशोधन? ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976, है ना। इसी समय ये काम किया गया था। 42वें संविधान संशोधन को ही क्या कहा जाता है? मिनी संविधान, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारा संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में हमारा जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, है ना, संपत्ति का जो अधिकार था, इसको हटा दिया गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के तहत, और इसको रखा गया अनुच्छेद 300 के क में, इसको रखा गया। याद रखिएगा, अनुच्छेद 300 के क में इसको जाकर के रखा गया था कानूनी तौर पर। अगला प्रश्न है आपको 30 नंबर। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? बताइएगा। देखिए, डॉल्फिन जो है ना, ये राष्ट्रीय जलीय जीव है, और इसको घोषित कब किया गया था? तो इसको घोषित किया गया था कांग्रेस के समय 2009 ईस्वी में, है ना। 2009 में ही इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। आपको ये क्वेश्चन बताना है कि जो हमारा गंगा नदी है, इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, है ना। गंगा को राष्ट्रीय नदी की दर्जा कब दी गई? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 31 नंबर की वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? अगर वरीयता में सजाया जाए तो सबसे पहले कौन आएगा? लोकसभा के अध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राज्य के राज्यपाल अपने राज्य में? तो सबसे पहले कौन आएगा ये आपको बताना है। देखिए, इतने में सबसे पहले जो आएगा राज्य के राज्यपाल अपने राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 32 नंबर। आपको देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जहां से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर सारे मटेरियल आपको मिल जाएगा, मात्र अभी 399 इसमें चार्ज है। ठीक है, डेली आपकी क्लास चल रही है रात में 9 बजे से। देखिए, जो उम्र का जो अभी थोड़ा सा जो समस्या है, वो जो भी टीचर हैं अभी उनको फॉर्म अप्लाई करने दिया जाएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखिए ये चीज़ आपको दिया रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष, है ना। जो योजना आयोग था उसको समाप्त कर दिया गया, उसके जगह पर नीति आयोग आया। तो अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है उपाध्यक्ष। तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो थे वो थे गुलजारी लाल नंदा जी।
ठीक है। और प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? क्या होगा? कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 33 का हो जाएगा कृषि को छोड़ करके अन्य संपत्ति संपदा जो है ये संघ सूची में आता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपको संघ सूची। 33 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है 34 नंबर, कौन पॉलीसेकेराइड्स के उदाहरण है? बताइएगा, पॉलीसेकेराइड्स के उदाहरण कौन है? ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, माल्टोज है या फिर काइटिन है? क्या होगा इसका आंसर? थर्टी 34 का आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा, काइटिन, है ना। आंसर हो जाएगा आपका काइटिन। अगला प्रश्न है आपको 35 नंबर कि निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन सी? तो किसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है ये बताइएगा। तो आपका हो जाएगा विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। और विटामिन के की कमी से ही क्या होता है? रक्त थक्का नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी हाँ, बहुत सारे लोगों को जो निमोनिया हो जाता है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है ये आपको बताना है। कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है? 36 का क्या होगा? तो निमोनिया से होता है आपको फेफड़ा, है ना। फेफड़ा प्रभावित होता है आपका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको 37 नंबर कि हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है ना। हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 38 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। एक साइड दिया गया है आविष्कार और एक साइड दिया गया है आविष्कारक। 38 का क्या होगा ये आपको बताना है। जैसे कि विटामिन बी का आविष्कार किसने किया? विटामिन का आविष्कार किसने किया? बी का, सी का, डी का, है ना। तो विटामिन के आविष्कार करने वाले थे आपको फंक महोदय। विटामिन बी हो जाएगा मैकुलम। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? हॉपकिंस। और विटामिन डी का आविष्कार किए थे होल्टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 का? 38 का हो जाएगा आपको ए का 2 यानी कि बी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, है ना। विटामिन का आविष्कार फंक के द्वारा, विटामिन बी मैकुलन के द्वारा, विटामिन सी हॉपकिंस के द्वारा और विटामिन डी हो जाएगा आपका होलकट के द्वारा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, कारक निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान केंद्र है? अंटार्कटिका की बात कर रहा है दोस्तों। भारत का अस्थायी वहाँ पर जो अनुसंधान है केंद्र है उसका नाम क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो अंटार्कटिका में भारती है और मैत्री है। भारती आर्या नहीं है, ये नहीं होगा, भारती और मैत्री है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर सवाल है कि ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? बताइएगा। ज्वार पैदा करने वाला बल, ज्वार मतलब क्या होता है? जैसे समुद्र में ज्वार आता है ना, जब समुद्र में लहरें उठती है, ठीक है, तो ज्वार आता है। तो वही कह रहा है कि ज्वार पैदा करने वाला बल किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो आपका आंसर होगा 40 का डी नंबर की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल।
इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा। जल पुरुष के नाम से किसको जानते हैं? राजेंद्र सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा, सलीम अली या महात्मा गांधी? देखिए, जल पुरुष के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42 नंबर कि अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है ना? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या ब्यूट्रिक अम्ल, है ना? तो अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, जल्दी से बताइएगा। क्या होगा? अंगूर में जो होता है वो होता है आपको टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अंगूर में होता है टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 नंबर कि ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ग्रेफाइट के संबंध में गलत कथन आपसे पूछ रहा है, क्या होगा? यह विद्युत का सुचालक होता है, सही है। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है। इसमें कार्बन sp3 प्रसंस्कृत हो रहता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, बाकी ये तीनों आपका सही है। अगला है 44 नंबर प्रश्न कि एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य कौन है? एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा C2H4। C2H4 इसका पहला सदस्य है। अगला प्रश्न है आपका 45 कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन। इसको कहते हैं दोस्तों हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर कि अवरक्त विकिरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अवरक्त विकिरण के बारे में बताना है, कथन गलत। इसकी खोज हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। यह सभी कथन सत्य है। देखिए, अवरक्त किरण के बारे में हर्सेल के द्वारा ही इसका खोज किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी ठीक है। और कोहरे में फोटोग्राफी में यूज होता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा अवरक्त किरण के बारे में। और अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? हाँ ना, किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, ये आप बताइएगा। तो क्या होगा 47 का? किरोसिन तेल, लोहा, पारा या लेड? विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है तो वो हो जाएगा लोहा का। ठीक है, लोहा का विशिष्ट ऊष्मा आपको सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है आपको 48 नंबर, कह रहा है कि अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइएगा दोस्तों, अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव्य के जो क्वथनांक होता है ये बढ़ता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 49। ठीक है, 49 का आंसर क्या होगा बताइएगा। प्रश्न कह रहा है कि शुष्क सेल में विद्युत अपघटन के रूप में उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघटन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? KOH का सांद्र घोल, या तनु H2SO4 का, या नौशादर का, या तनु गंधक अम्ल का? तो राइट आंसर हो जाएगा नौशादर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50 और आज का लास्ट प्रश्न। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं फटाफट इसमें जुड़ जाइए। अभी ऑफर है मात्र 399 का। डेली आपकी क्लास चलेगी रात में 9 बजे से। ठीक है, तो इसी नंबर पे आपको फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से पे करना है और आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है।
देखिए प्रश्न है, आपको एक तरफ उपकरण दिया गया है और एक तरफ आपको आविष्कारक दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि विद्युत बैटरी के आविष्कार कौन किया था? डायनेमो, ग्रामोफोन और सेफ्टी लैंप। देखिए विद्युत बैटरी की अगर बात किया जाए तो हो जाएगा अलेक्जेंडर वोल्टा, बैटरी वोल्टा याद रखिएगा। डायनेमो हो जाएगा माइकल फैराडे, ग्रामोफोन हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन और सेफ्टी लैंप हो जाएगा एम्फ्रे डेवी। तो ये चारों जो है ना, ये बिल्कुल आपको सही सजा करके दिया है। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चारों सही है, याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था आपका, ठीक है, लास्ट नंबर। तो ये रहा आज का टेस्ट। और अभी कुछ और महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न दिए गए हैं, है ना। तो इसमें देखिएगा, कह रहा है कि जैसे कि मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, बहुत बढ़िया है, तो वो थे औरंगजेब। औरंगजेब जो थे, जिनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 2 बार हुआ है। देखिए आप सभी के लिए ना हम 1000 का प्रश्न तैयार किए हैं, है ना, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं, 1 लाइनर। वो भी मैं आप लोग को 1-2 दिन में करा दूंगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण वो प्रश्न है, 1000 सवाल है उसमें, और साइंस है, सोशल साइंस है, सभी प्रश्न उसमें है, ठीक है। और वो 1 लाइनर हम बनाए हैं, ठीक है, 1 लाइनर वो बनाए हैं, वो भी हम आपको करवा देंगे। और कुछ 1 लाइनर हम ग्रुप में भी बहुत सारा भेजते रहते हैं बीच बीच में, है ना, तो वो भी आपको मिलते रहेगा। और भी बहुत ये भी मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, एकदम तैयारी आप लोग को हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना। बस जितना आपको तैयारी करवाया जाएगा, जितना मटेरियल दिया जाएगा, बस आप उतना कर लीजिएगा, ठीक है। उतना भी नहीं कीजिएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रधान शिक्षक में हमारे यहाँ से हज़ारों लोगों का रिजल्ट हुआ था, है ना। प्रधान शिक्षक में हमारे यहाँ से हज़ारों से ज़्यादा लोगों का हुआ था, क्योंकि आप तो एक ग्रुप में जुड़े हैं ना, वैसे वैसे हमारे यहाँ 20 ग्रुप है ना। व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग हैं जो 20 ग्रुप है, उसमें किसी में हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारा रिजल्ट हुआ था प्रधान शिक्षक में, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हुआ था, सभी लोग अच्छे से तैयारी भी किए थे। सक्षमता, है ना, सक्षमता में भी आपको तैयारी हुआ था, इसमें भी बहुत सारे लोग पास कर गए, जितने लोग जुड़े थे सब लगभग हो गया। उसके अलावा स्टेट में बहुत सारा रिजल्ट हुआ था, ठीक है। बीपीएससी TRE 1 TRE 2 का तैयारी करवाए थे, TRE 3 हम नहीं कर पाए, TRE 4 भी समय नहीं मिल पाता है ना। तो बस मैं यही कहूँगा कि जितना आप लोगों को करवाया जाता है बस आप उतना कीजिए, है ना। कहीं भी आपको ज़्यादा इधर उधर गोड़ हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना करवाते हैं उतना कर लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। चलिए तो अगर इसमें कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। आज देखें हमारा आवाज़ भी चेंज हो गया है। चलिए, कह रहा है कि इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जो हम महत्वपूर्ण कहते हैं ना, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इसकी हत्या भी औरंगजेब के द्वारा ही कराया गया था, ठीक है। और जहांगीर के द्वारा जो सिख धर्म के आपको 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उनकी हत्या करवाया गया था आपको जहांगीर के द्वारा। तो ये दोनों सवाल आपको पूछा जाता है। अगला है कि इसने 1966 में शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा था। नेक्स्ट सवाल था कि औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर को लागू किया था, और इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त किया गया था। बहुत बार पूछा गया है कि सबसे अधिक हिंदू अधिकारी जो नियुक्त किया गया था किसके शासनकाल में, तो औरंगजेब के समय ही। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंद लगा दिया था। भैया इसको संगीत पसंद नहीं था ना, इसको गाना बजाना पसंद नहीं था। करा कि इसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अगला है कि औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। अगला है कि फ्राकोइस बर्नियर को औरंगजेब ने चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था, ध्यान रखिएगा। और आगे है कि औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब वीणा बजाने में दक्ष था। अच्छा प्रश्न है ना। औरंगजेब क्या बजाता था? वीणा बजाता था, लेकिन इसको संगीत पसंद नहीं था, खुद वीणा बजाता था, है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का क्लास, और कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके।
ठीक है। और अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा जाते जाते। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपकी जो क्लास होती है वो आपको 9 बजे से होती है। आपकी लाइव क्लास शुरू हो गई है और अभी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रहा है नहीं तो और भी आप लोग को काफ़ी हम अच्छे तरीके से समझाते, है ना। कुछ ज़्यादा हम समझा नहीं पाए हैं, है ना। अगले क्लास में और अच्छे तरीके से समझाएंगे हम। सभी क्लास का PDF नोट्स जो पीछे वाला छूट गया है वो आपको मिलते रहेगा, वो मिल जाएगा। जितने लोग अभी जुड़े हैं, मात्र अभी 399 इसमें चार्ज है। और ये 2 नंबर आपको दिया गया है, ये दोनों में से किसी पर भी आप पेमेंट करके हमें भेज सकते हैं, ठीक है। 9341550523 और 7857824310, ठीक है। ये नीचे वाला आपका व्हाट्सएप नंबर है और ये आपको व्हाट्सएप नहीं है तो आप किसी पर भी पेमेंट कर दीजिए और हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मात्र 399 अभी चार्ज है इसमें, ठीक है। ये आपका चार्ज जब वैकेंसी आ जाएगी तो ये फिर आपको इंक्रीज कर जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग जुड़ जाइए इसमें। थैंक यू, धन्यवाद। कैसा लगा आप लोग को बताइएगा। आज हो गया टेस्ट नंबर आपका 9 हो गया, इसके पहले 8 को टेस्ट हो गया है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर सारे मटेरियल आपको, वहाँ पर जो भी क्लास हुआ है सब आपको वहाँ पर उपलब्ध है। बिल्कुल आप देख सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।